आज 15 नंबर टेस्ट होगा। इससे पहले जो है ना 14 तक हो चुका है। इससे पहले 14 नंबर टेस्ट तक हो चुका है। आज 15वां नंबर टेस्ट है, जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए कारगर टेस्ट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए है, ये भी जितना भी एक दिवसीय एग्जाम होता है ओवरऑल के लिए ये टेस्ट जो है ना कारगर साबित होगा। तो आप लोग जो है इस टेस्ट को जो है ना ध्यान से देखें और सुने और इसको जो है ना अच्छे से जो है ना करने का प्रयास करें। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी में दिया हरेंद्र कुमार मुखर्जी, ऑप्शन डी में दिया देखिए कन्हैयालाल मुंशी। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन सी होगा हरेंद्र कुमार मुखर्जी कौन थे? संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से सांसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया? इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका था। अगर जहां आप लोग टेस्ट मारते हैं तो इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका था कि सांसदीय विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। ब्रिटेन का पहला ऑप्शन में है ब्रिटेन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, बंबई प्रांत को विभाजित कर कब गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का निर्माण किया गया? देखिए, बंबई प्रांत का जो विभाजन करके जो 1960 ईस्वी में जो गुजरात और महाराष्ट्र का जो गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का जो निर्माण कब किया गया? तो कब किया गया ये डेट पूछ रहा है, तो 1960 में किया गया। 1960 में, ऑप्शन डी में देखिए दिया 1960, तो 1960 डी में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर देखिए इससे रिलेटेड जो संपत्ति के अधिकार से जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इससे जितना भी बातें क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। इसी का देखिए संपत्ति का अधिकार, पहले तो ये देखिए ये जो संपत्ति का जो अधिकार है किस अनुच्छेद में आता है, किस भाग में आता है, इस चीज को पहले हम लोग को जानना। तो देखिए संपत्ति का अधिकार जो है अनुच्छेद 31, कितना? अनुच्छेद 31। अगर जब भाग पूछा जाएगा तो भाग तीसरा भाग हो गया और अनुच्छेद 31 हो गया। अब देखिए इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 में, 44वां संविधान 1978 में जो इसमें परिवर्तित करके जो है इसको अनुच्छेद 300 का ए जो कि विधिक अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को कहां किया? विधिक अधिकार में। किस अनुच्छेद में किया? तो 300 का ए में, और भाग पूछे जाएगा तो भाग 12 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। देखिए पहले तो आपको अनुच्छेद हमने बताया, कौन सा अनुच्छेद होगा? 31 होगा, अनुच्छेद 31 हो जाएगा। भाग कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। कौन अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। इसको कहां पे कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया, कहां पर रख दिया गया उठाकर? विधिक अधिकार में। विधिक अधिकार जिसकी चर्चा किसमें है? अनुच्छेद 300 का ए में, और भाग पूछेगा तो 12 में, भाग 12 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वां संविधान संशोधन। इतने बातों को जो है इसमें याद रखना है। तो यहीं से देखिए पूछा क्या गया है, मूल क्वेश्चन क्या है? संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया? हमने अभी क्या बताया? तीसरा भाग से निकालकर कहां रखा गया? 12वें भाग में। तो देखिए ऑप्शन बी में दिया है भाग 12, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 का क संबंधित है, किससे संबंधित है? यह अनुच्छेद का जो है प्रावधान क्या गया है इसमें, इस बात को हम लोग को देखना। देखिए ऑप्शन सी पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाने से है। देखिए क्या कहा गया? उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम में उठाने से है। तो किसका संबंध है? अनुच्छेद 43 का क का। तो सी हो जाएगा। देखिएगा इसका आंसर जो है गलत दिया गया, इसका आंसर बी दिया गया है जो कि गलत है। ऑप्शन सी इसका जो है ना सही आंसर होगा। इसको आप लोग सही कर लेंगे सेट में, ऑप्शन सी ही सही आंसर इसका होगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए,
उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु किस संविधान संशोधन द्वारा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? यह संविधान संशोधन पूछा जा रहा है। देखिए तो ये ऑप्शन में दिया है 12वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन, 16वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन। इसको जो है ना 15वां संविधान संशोधन 1963, कब? 1963, 15वां संविधान संशोधन 1963 में जो है ना इसको 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है ना 62 वर्ष कर दिया गया। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन। इसका डेट भी आपको याद रखना है 1963, तो 15वां बी नंबर में हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। राष्ट्रीय आपात की बात हो रहा है। देखिए आपात 3 प्रकार का होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात जो कि लिखित होता है, बाकी जो देखिए राष्ट्रपति शासन, उसके बाद जो है ना वित्त आपात, ये दोनों जो है ना मौखिक होता है, मौखिक सलाह लिया जाए, इसमें मौखिक रूप से सलाह दिया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय आपात 352, उसके राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। आपको अनुच्छेद भी याद रखना है, अनुच्छेद भी पूछा जाता है। तो कहा जाता है कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। देखिए इसमें 2 बात है, अगर जहां आप इस ऑप्शन के अनुसार जाएंगे, ऑप्शन सी पे देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सहयोग से। देखिए राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह से जो है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले, 1978 से पहले इस बात पर जो है ना होता था कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल के सलाह से जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। लेकिन 1978 के बाद से जो है ना 1978 के बाद से जो है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो है इसमें संशोधन किया गया कि इसमें जो है ना अब जो है सलाह से नहीं होगा, लिखित सिफारिश पर करना पड़ेगा, लिखित सिफारिश पर। तो देखिए वर्तमान में पूछा जाएगा तो लिखित सिफारिश ही होगा। इस तरह जो है इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। जहाँ वर्तमान संदर्भ में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। लेकिन 1978 से पहले की बात करेंगे तब इसमें जो ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के सलाह पर, तब हो सकता है 1978 से पहले। और जब वर्तमान में जाएंगे तो इसको जो है इसको गलत करना पड़ेगा। अगर जब इसी को आप सही करते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। तो इस तरह होगा। इस दोनों बात को आप लोग ध्यान देंगे। संविधान संशोधन भी पूछा जाएगा तो 44वां बताना है, 1978 से पहले कैसा था तो मंत्रिमंडल के सलाह से दिया जाता था, उद्घोषणा किया जाता था। और 1978 के बाद जो लिखित सिफारिश पर जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की जाती थी। तो इस तरह से इसको याद रखेंगे अच्छे से। तो कि 7 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1978 से पहले आएंगे तो सी नंबर सही हो जाएगा, नहीं तो इसमें कोई सही नहीं होगा। फिलहाल इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। वर्तमान संदर्भ में आप लिख लेंगे बगल में, लिखित सिफारिश पर करते हैं, लिखित सिफारिश पर करते हैं। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग जो स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कराते हैं, स्वयं या फिर अपने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा करवाते हैं, प्रयोग करवाते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए कटौती 3 प्रकार का होता है, कटौती 3 प्रकार का होता है, जिसमें सांकेतिक कटौती, आर्थिक कटौती और उसके बाद एक होता है नीतिगत कटौती। अब इन तीनों कटौती को जो है आपको याद रखना है, हमेशा इन तीनों कटौती से जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए सांकेतिक कटौती किसे कहते हैं, देखिए सांकेतिक किसे 100 रुपया की कमी करके, अगर आपने 1 करोड़ मांगा है तो उसमें से 100 रुपया की कमी करके ना उसको दे दिया जाएगा, तो उसी को कहेंगे सांकेतिक कटौती। वहीं पर आया देखिए आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती की जब भी बात होगी तो उसमें क्या होता है, निश्चित सीमा तक, आपको निश्चित सीमा तक कटौती किया जाता है। जैसे कि आपने 1 करोड़ मांगा तो 50 लाख रुपया काट लिया जाएगा और 50 लाख रुपया दे दिया जाएगा, तो उसी को कहते हैं आर्थिक कटौती कहते हैं। और देखिए नीतिगत कटौती किसे कहते हैं, नीतिगत कटौती, अगर आप 1 करोड़ मांग रहे हैं तो आपको जो 1 करोड़ को नहीं दिया जाएगा बल्कि 1 रुपया दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो कि समझ लीजिए कुछ नहीं दिया जाता है, जितना आप मांग रहे हैं
उसको नहीं देकर सिर्फ 1 रुपया दिया जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, नीतिगत कटौती। तो इस तरह से जो इन तीनों कटौती को आपको याद रखना है। नीतिगत कटौती हमने क्या कहा, 1 रुपया सिर्फ दिया जाता है। उसके बाद आर्थिक कटौती हमने क्या किया, निश्चित सीमा तक कटौती किया जाए, यानी कि आप 1 करोड़ मांग रहे हैं तो 50 लाख रुपया काट के 50 लाख रुपया दे दिया जाएगा। और सांकेतिक कटौती हमने क्या किया, आपने जितना मांगा उसमें से सिर्फ 100 रुपया की कमी कर दिया जाएगा, उसी को कहेंगे सांकेतिक कटौती। इस तरह अगर आप मिलाते हैं तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1, तो 2 3 1 2 3 1, देखिए सी नंबर में दिया हुआ 2 3 1, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद में कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? विधानसभा के सदस्यों के द्वारा जो 1/3 के सदस्यों का 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है, तो 1/3 होगा। ऑप्शन सी में देखिए 1/3 दिया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1/3 सही हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए ये पुदुचेरी है। पुदुचेरी हमने बताया था, पुदुचेरी का जो विस्तार 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में पुदुचेरी का विस्तार है। तो ही पूछा जा रहा है कौन सा पुदुचेरी किस राज्य में है, आपको मिलान करना है। तो देखिए 1 नंबर में दिया यनम पुदुचेरी। यनम पुदुचेरी हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश में, कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। माहे पुदुचेरी हमने ये भी बताया था कि माहे पुदुचेरी केरल में है, माहे पुदुचेरी केरल में है। उसके बाद देखिए कराईकल पुदुचेरी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। इन तीनों को आप याद रखेंगे, किस राज्य में कौन सा पुदुचेरी है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो देखिए इस तरह से इसको मिलाइए, यनम का आंध्र प्रदेश हो जाएगा, माहे का केरल हो जाएगा, कराईकल का तमिलनाडु, एक का सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 का जो है बी हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा, CBA देखिए ए नंबर में दिया है CBA, तो ए नंबर सही हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए काराकोरम लद्दाख, पीर पंजाल, जोस्कर और धलाधर किस हिमालय पर्वत के बीच अवस्थित है? देखिए हमने हिमालय पर्वत को जो पढ़ाते समय ये बताया था कि हिमालय पर्वत का विस्तार जो है कि टोटल जो 2400 किलोमीटर में, कितना किलोमीटर में? 2400 किलोमीटर में, 2400 किलो। उसमें से देखिए हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा गया था। हमने ये भी बताया था कौन कौन से 4 भागों में बांटा गया था और किसके अंदर कौन आता है, कितना किलोमीटर में किसको बांटा गया था। तो हमने पहले बताया था पंजाब हिमालय, किसको बताया था? पंजाब हिमालय, जिसका विस्तार जो है ना 560 किलोमीटर। दूसरा पे बताया था कुमायूं हिमालय, जिसका विस्तार जो है 320 किलोमीटर है। तीसरा बताया था हमने नेपाल हिमालय, जिसका कि सबसे ज्यादा विस्तार है। नेपाल हिमालय का जो है 800 किलोमीटर का विस्तार है। चौथा बताया था हमने असम हिमालय, इसका विस्तार जो है 720 किलोमीटर में, 720 किलोमीटर में। इसके दौरान हमने ये भी बताया था कि सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक जो हिमालय पर्वत का विस्तार है। तो हमने क्या बताया, देखिए सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक हमने पहले क्या बताया? पंजाब हिमालय देखिए, पंजाब हिमालय सिंधु से सतलज के बीच स्थित है। ये नदी भी पूछा जाता है किसके बीच कौन स्थित है, तो आपको ये भी पहले तो ये याद रखना है 4 भागों में इसको बांटा गया, कितने किलोमीटर में कौन है। तो ध्यान से सुनिए, पहला क्या बताया हमने? 1 नंबर में पंजाब हिमालय, किसको? पंजाब हिमालय को 560 किलोमीटर में। इसका विस्तार जो है सिंधु से लेकर सतलज नदी तक है, सिंधु से लेकर सतलज नदी तक है। उसके बाद देखिए दूसरा हमने क्या बताया? कुमायूं हिमालय, इसका विस्तार जो है ना 320 किलोमीटर में, कितना है? 320 किलोमीटर में। और ये हमने क्या बताया कि सतलज से लेकर काली तक, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक जो है इसका विस्तार है। तीसरा हमने क्या बताया अभी कि नेपाल हिमालय का कितना बताया आपको? नेपाल हिमालय जो कि सबसे ज्यादा 800 किलोमीटर का विस्तार है, काली से लेकर तीस्ता तक। इसका हो जाएगा नेपाल हिमालय का विस्तार कहां से है? काली से लेकर तीस्ता तक। चौथा हमने क्या बताया? असम हिमालय, कौन सा? असम हिमालय, जिसका विस्तार जो है 720 किलोमीटर में। तो इसका क्या बताया? तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक। इस तरह से आपको जो नदी भी याद रखना है, कौन कौन नदी के बीच कौन सा हिमालय पर्वत स्थित है, कितना किलोमीटर में विस्तार है, और कौन कौन से हिमालय पर्वत के अंतर्गत कौन सा श्रेणी आता है, इस चीज को भी याद रखना है। अब देखिए श्रेणी में हम लोग बांटते हैं। पंजाब हिमालय में जो सबसे ऊंचा काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जोस्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया, धौलाधर हो गया, ये सब जो है ना आपको पंजाब हिमालय के अंदर
अंतर्गत आएंगे। वही देखिए कुमायूं हिमालय के अंतर्गत, नंदा देवी हो गया, उसके बाद धौलाधर हो गया, धौलाधर जो कि हिमाचल प्रदेश में, ये दोनों जो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आए। असम हिमालय में जो कि सबसे ऊंची चोटी हो गया आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, K2 हो जाएगा, ये सब जो है ना असम हिमालय में आ जाएगा, सॉरी नेपाल हिमालय में आ जाएंगे। वही असम हिमालय में अरुणाचल प्रदेश का जितना भी अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, ये सब जो है ना आपको, ये सब पहाड़ी हो गया, पर्वत हो गया, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या था क्वेश्चन, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जोस्कर और धौलाधर किस हिमालय पर्वत के बीच अवस्थित है। हमने अभी क्या बताया, पंजाब हिमालय के बीच स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब हिमालय। लेकिन आप इन चारों को याद रखेंगे, चारों नदी को भी याद रखेंगे, 4 भागों में भी बांटा गया, तो ये पूछा भी जाता है कितना किलोमीटर में किसको बांटा गया है, तो चारों को आप याद रखेंगे, टोटल 2400 किलोमीटर में, और चारों को बांट के उसके बाद नदी के संदर्भ में भी इसको बांटेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ से हमेशा इन दोनों क्वेश्चन से जो है हमेशा एक ना क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, देव प्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम है। देखिए देव प्रयाग हमने क्या बताया था, ये एक बड़ा सा लिया था, देखिए इसको लिया था हमने, क्या बताया, ये समझ लीजिए अलकनंदा है, ये क्या है, अलकनंदा है। ये बड़ी वाली नदी कौन है, अलकनंदा है, अलकनंदा है। तो हमने क्या बताया, देखिए इधर से ऊपर से आके जो है यहाँ पे भागीरथी मिलती है, कौन सी नदी, भागीरथी मिलती है, तो इसको क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। इसी पे देखिए यहाँ पे जो है मंदाकिनी मिलती है, नीचे से यहाँ पे मंदाकिनी मिलती है, मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद देखिए मंदाकिनी, सॉरी मंदाकिनी जहाँ पे मिलेगी उसको क्या कहेंगे, रुद्रप्रयाग कहेंगे, रुद्रप्रयाग। इसको देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया, बड़ा वाला ये नदी क्या हो गया, अलकनंदा हो गया। इधर से आके भागीरथी मिली, भागीरथी किस जगह मिली, देवप्रयाग में, देवप्रयाग में। देखिए देवप्रयाग कहाँ पे है, ये स्थान किस जगह है, तो उत्तराखंड में। प्रयाग किसे कहते हैं, 2 नदियों के संगम स्थल को ही जो है ना प्रयाग कहा जाता है। तो देव नामक स्थान कहाँ पे, उत्तराखंड में, जहाँ पे नदी मिले उसी को प्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग, देवप्रयाग पूछा जाएगा कहाँ पे है, किस राज्य में, उत्तराखंड में है। तो देखिए भागीरथ, ये अलकनंदा है, इधर से आके ऊपर से आके भागीरथी मिली, तो किस जगह मिली, तो देवप्रयाग। जिस जगह मिली उसका नाम क्या रखा है, देवप्रयाग रखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है ना पिंडार नदी आकर मिली, पिंडार नदी आकर किस में मिली, अलकनंदा में। देखिए अलकनंदा में आकर कौन सी नदी मिली, पिंडार नदी, तो ये हो गया कर्ण प्रयाग, ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग। उसके बाद देखिए आप, इसके बाद देखिए पिंडार निकली तो कर्ण प्रयाग, और यहीं से आके नीचे से आके जो है यहाँ से मंदाकिनी निकलती है, कौन सी, मंदाकिनी आकर मिली। मंदाकिनी जब मिलती है तो इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रुद्रप्रयाग, इसको रुद्रप्रयाग कहते हैं। उसके बाद देखिए आके नंदाकिनी मिलती है, नंदाकिनी मिलती है तो इसको कहते हैं नंदप्रयाग। कौन सा कहते हैं, इसको कहते हैं नंदप्रयाग, इसको नंदप्रयाग कहते हैं। उसके बाद देखिए नीचे से आकर जो यहाँ पर धौली गंगा मिलती है, कौन सी, ये धौली गंगा मिलती है तो इसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग। इस तरह से आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। हमने क्या बताया, अलकनंदा, भागीरथी आके अलकनंदा से मिली जिस जगह, तो उसको क्या कहते हैं, उसको देव प्रयाग कहते हैं। और उसके बाद देखिए कर्ण प्रयाग, उसके बाद देखिए पिंडार, अलकनंदा में आके पिंडार मिली, जिस जगह मिली उसको क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। उसके बाद देखिए अलकनंदा में आके कौन सी नदी मिली, ये कौन सी नदी में था, ये नदी था मंदाकिनी, मंदाकिनी जहां पर मिले उसको क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। उसके बाद देखिए अलकनंदा में आके कौन सा नदी मिली, नंदाकिनी, नंदाकिनी जिस जगह मिली उसको क्या कहते हैं, उसको नंद प्रयाग कहते हैं। उसके बाद अलकनंदा में आके धौली गंगा जहां मिली, धौली गंगा आके किस में मिली, अलकनंदा में मिली, जिस जगह मिली उसको क्या कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। इन चारों पांचों प्रयाग को आपको याद रखना है, हमेशा प्रयाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए वही क्वेश्चन था इसमें, यहाँ क्वेश्चन मूल क्वेश्चन क्या था, देव प्रयाग निम्नलिखित में से किस नदियों का संगम है। देव प्रयाग हमने क्या बताया, अलकनंदा ये बड़ी वाली नदी है, इधर से आके भागीरथी मिली, जिस जगह मिली उसको क्या कहते हैं, देव प्रयाग। तो अलकनंदा किसकी है, अलकनंदा में कौन आके मिली, भागीरथी मिली, भागीरथी मिली तो उसके संगम को क्या कहते हैं, देव प्रयाग कहते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा जा रहा था कि देव प्रयाग क्या, अलकनंदा प्लस भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिली उसी को देव प्रयाग कहते हैं। ऑप्शन बी में देखिए दिया है भागीरथी और अलकनंदा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर विनाशकारी तूफान को किस नाम से जाना जाता है। किस किस जगह पे कहा जा रहा है, देखिए असम और पश्चिम बंगाल में, असम और पश्चिम बंगाल में जो चलता है उसको काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं। वही देखिए लू कहाँ का आता है, उत्तर भारत, उत्तर भारत हो गया, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, साथ ही साथ इसको
आप चले जाइए पाकिस्तान में, पाकिस्तान में इसको लू कहा जाता है, उत्तर भारत और पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। उसके बाद देखिए ऑप्शन डी में दिया है बोर्डो चील, बोर्डो चील जो है असम में कहा जाता है, बोर्डो चील असम में कहा जाता है। और असम और पश्चिम बंगाल में पूछा जाएगा तो क्या कहा जाएगा, काल बैसाखी, क्या काल बैसाखी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुंडा, कई एवं बेरी निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक सिंचाई प्रणाली है। देखिए कुंडा, कई और बेरी ये राजस्थान का है, कहाँ का है, राजस्थान का, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोडू या पेंडा किस राज्य की स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है। पोडू या पांडा की बात कहेगा तो देखिए ये स्थानांतरित कृषि जिसको कि झूम कृषि कहते हैं, किस राज्य में किस कृषि को जो है ना झूम कृषि कहा जाता है, वही क्वेश्चन है। देखिए पोडू और पोंडा ये आंध्र प्रदेश में जो है ना, आंध्र प्रदेश में जो है ना स्थानांतरित कृषि को स्थानीय नाम है। तो किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखिए मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर जब वही पूछा जाएगा कि मकर रेखा को 3 बार कौन सी नदी काटती है, 2 बार पूछा जाएगा तो लिम्पोपो हो जाएगा, अगर जब 3 बार पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, बारमेजो नदी हो जाएगा। कौन सा नदी, बारमेजो नदी जो है ना मकर रेखा को 3 बार काटते हैं, वही जो है लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। और जहाँ पूछा जाएगा यहीं पे आपको माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी 2 बार काटती है, माही नदी। देखिए ऑप्शन सी में दिया है कांगो या फिर इसी को जायरे कहती है, अफ्रीकी महादेश का नदी है कांगो या फिर जायरे। ये जो है ना विषुवत रेखा जिसको कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा को जो है ये 2 बार काटती है। तो देखिए हमने जितना बताया 4 क्वेश्चन, यहाँ 4 से ही पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो कांगो या फिर जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को देखिए लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 3 बार जो है ना बारमेजो नदी काटती है। तो इतना 4-5 बातों को आपको याद रखना है। तो कर्क रेखा को 2 बार पूछा जा रहा था तो लिम्पोपो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, विरहत ज्वार आता है। देखिए विरहत ज्वार कब आता है, ये चीज पूछा रहा है। ऑप्शन डी पे आप ध्यान दीजिए, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होता है तब विरहत ज्वार आते हैं। देखिए अब सीधी रेखा में कब आता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में जो सामान्यतः पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन आते हैं। कौन सा, पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन। जो पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन आते हैं उसको जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए सीजीगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीजीगी, या फिर आप इसको युति भी कह सकते हैं या फिर ब्यूति भी कह सकते हैं। युति, ब्यूति या फिर सीजीगो, ये 3 नाम जो है इसको कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, तीनों नामों से जो है इनको जाना जाता है। तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में कब, पूर्णिमा या फिर अमावस्या के दिन आते हैं, जिसको कि विरहत ज्वार, जिसके कारण जो विरहत ज्वार आते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं सीजीगी। तो इस तरह ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी स्कोपज है। देखिए हमने बताया था इससे पहले, जितना भी इंपॉर्टेंट देश है उसका राजधानी और मुद्रा आप लोग याद कर ले। एटलस में जो है ना, एटलस के पीछे में दिया गया है, उसका राजधानी भी दिया गया है, मुद्रा भी दिया गया। तो आप लोग जो जितना भी इंपॉर्टेंट देश है, सभी देशों का याद नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट देश तो जो भी है आपको लगता है वहां से आप याद कर लीजिए। हमेशा क्वेश्चन जो है 20 से 25 देश है, 30 से देश होगा, इससे ज्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट में, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार जो है वहीं से पूछा जाएगा। तो देखिए स्कोपज जो है मैसेडोनिया की राजधानी है। किसकी है, मैसेडोनिया की राजधानी है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। ये 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैगीनॉट रेखा, ये रेखा को आप लोग जरूर याद करेंगे, रेखा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहा जाता है मैगीनॉट रेखा थी किन किन देशों के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच। मैगीनॉट रेखा पूछा जाएगा तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है, फ्रांस और जर्मनी के बीच है। जिस तरह मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। उसके बाद देखिए आपको ये सरक्रिक रेखा पूछा जाएगा, गुजरात में भारत और पाकिस्तान के बीच है सरक्रिक रेखा। रेड क्लिफ रेखा भी पूछा जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और उसके बाद देखिए एक दिया
ऑप्शन सी में देखिए क्या, अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच जो 49वीं समानांतर रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा है। इस तरह से जो है ना सभी रेखा को जो है ना आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए में देखिए क्या था, मैगिनॉट रेखा, तो हमने क्या बताया, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। इससे पहले 4-5 रेखा जो भी हमने बताया उसको भी आप याद रखेंगे। आइए 21 नंबर क्वेश्चन दे, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे थे? तो पांड्य शासक ने। किसने? पांड्य शासक ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक ने मगध के राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात देव नाम प्रिय प्रियदर्शी की उपाधि धारण की। इसका उल्लेख अशोक के सभी लेखों में मिलता है, लेकिन केवल एक ऐसा शिलालेख है जिसमें इसका जिक्र नहीं आता है। तो वह कौन सा शिलालेख है, यही पूछा जा रहा है। तो वो प्रथम लघु शिलालेख है। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, प्रथम लघु शिलालेख है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक को अभिलेखों में प्रयुक्त हुए थे? देखिए अशोक के अभिलेख में कौन सा लिपि प्रयोग हुआ था सामान्यतः, यही पूछा जा रहा है। तो देवनागरी, देखिए देवनागरी नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए छट गया। देखिए सी में देखिए क्या दिया, शारदा भी नहीं हुआ, शारदा भी नहीं हुआ, तो सी भी छट गया। ऑप्शन डी में देखिए देवनागरी फिर से दिया, तो ये भी नहीं। उसमें जो ब्राह्मी, खरष्टी और अरमाइक लिपि, 3 लिपियों का प्रयोग हुआ था। ये तीनों लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, खरष्टी और अरमाइक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तीनों लिपि को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से ताम्बती कहा जाता है? किस स्थान को ताम्बती कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्बती कहा जाता है? देखिए इसका ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन बी होगा इसका, आहार को कहा जाता है, आहार को कहा जाता है। देखिए गिलुंद को भी कहा जाता है, लेकिन गिलुंद को जो है ना, गिलुंद से ज़्यादा जो है ना आपको इस पे आहार पे बल दिया जाता है, आहार पे ज़्यादा दिया जाता है। इसका आंसर ए दिया होगा आप लोग में, जिसको कि गलत है, इसको आप लोग काट के जो ऑप्शन बी कर लेंगे, जो कि ऑप्शन बी में आहार इसका आंसर हो जाएगा सही है। ताम्बती कहा जाता है तो आहार को कहा जाता है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शक्ति शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है? शक्ति शब्द जो है ना वैश्य जाति को तीन अथी में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसी में देखिए शक्ति शब्द जो है ना वैश्य से संबंधित है, वैश्य से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अकबर के सुलह ए कुल के विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद किसने की थी? तो अकबर की मदद जो है ना सुलह ए कुल के विचार पर जो आधारित दृष्टि बनाने में जो मदद इनकी अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 27 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा इबादत खाने का निर्माण किस शहर में किया गया था? देखिए इबादत खाने का निर्माण जो फतेहपुर सिकरी में किया गया। इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सिकरी में किया गया था, जो कि अकबर का जो सपनों का शहर भी कहा जाता है, उसको सपनों का शहर भी कहा जाता है, जिसको अकबर ने बसाया था। अगर इबादत खाना जो एक प्रकार का प्रार्थना गृह है, तो कहां बसाया था? फतेहपुर सिकरी में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके मकबरे में सर्वप्रथम 4 बाग पद्धति का प्रयोग किया गया था? 4 बाग पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसके मकबरा में किया गया था? तो हुमायूं के मकबरा में। किसका? हुमायूं के मकबरा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानों के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया था? देखिए लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने, जिसका शासनकाल है 1776 से लेके 80 तक। 1776 से 80, उससे पहले लॉर्ड मेयो का शासनकाल आता है 1769 से 76 के बीच, जिसके बीच जो 1772 में जो प्रथम बार जो जनगणना किया गया था, प्रथम बार जनगणना किया गया था। उसके बाद देखिए 76 से 80 जो है ना आपको 76 से 80 किसका हो जाएगा? लिटन का हो जाएगा। फिर लिटन का 1700 नहीं 1876 होगा, क्योंकि 1885 में जो है ना कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके सामने? डफरिन के समय। डफरिन का शासनकाल क्या है? 1880 से 84। उससे पहले किसका है? रिपन का 80 से 84, और उसके बाद डफरिन का 84 से 88। उसके पहले किसका? लिटन का क्या? 1876 से 80, और उससे पहले मेयो का 1869 से 76। तो आपको शासनकाल भी याद रखना। पहला हमने क्या बताया? मेयो का शासनकाल 1869 से
76 हो जाएगा, जिसके शासनकाल में जो है ना प्रथम बार जनगणना हुआ था, ठीक ना। उसके बाद देखिए 76 से 80 क्या बताया, लिटन का बताया, जिसके कारण जिसके शासनकाल में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का आया था 1878 में। फिर देखिए 80 से 84 रिपन का शासनकाल, जो है ना दशकीय आधारित जो है ना जनगणना स्टार्ट हुआ था 1881 में, तो रिपन के शासनकाल में हुआ था 1880 से 84। उसके बाद देखिए डफरिन का 84 से 88, जिसके शासनकाल में जो है ना कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इस तरह से जो है ना आपको शासनकाल भी याद रखना है। तो पूछा क्या गया था क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल अफगानों के प्रति प्रतिक्रियावादी नीति अपनाया था, लॉर्ड लिटन ने अपनाया था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति ने 12 डकैती कांड को अंजाम दिया था, पुलिन दास के नेतृत्व में अंजाम दिया था। आइए 31 नंबर क्वेश्चन, रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब की गई थी, यह 16 अगस्त 1932 में किया गया था। इसी में जो है महात्मा गांधी जो अनशन पर बैठे थे, इसमें जो अनशन पर बैठे थे, इन्होंने कहा था जब तक इसको जो है ना वापस नहीं लिया जाएगा तो अनशन करके जो है ना वो अपनी जान की आहुति दे देंगे, लेकिन जो है ना अनशन को तोड़ेंगे नहीं। तब इनको वापस लिया गया था, 16 अगस्त 1932 में इसकी घोषणा की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कहाँ हुआ था। देखिए प्रथम पूछा रहा है, दो ग्रामीण अधिवेशन हुआ था, जिसमें से प्रथम हुआ था फैजपुर में हुआ था, फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। फैजपुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था, 1937 में हुआ था। वही अगर जहाँ द्वितीय पूछा जाएगा तो हरिपुरा हो जाएगा। हरिपुरा कहाँ पे है, गुजरात में, 1938 में है, तो 1938 में हुआ था। यहाँ पूछा दो ही फैजपुर अधिवेशन गाँव में हुआ था, दो ही गाँव में हुआ था, दोनों को आपको याद रखना है। तो पूछा क्या जा रहा है, कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन प्रथम पूछा जाएगा तो हमने क्या बताया, फैजपुर महाराष्ट्र 1937, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। वहीं अगर जहाँ द्वितीय पूछा जाता है हरिपुरा होता है गुजरात में 1938 में। इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। आइए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके प्रयास से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया गया। देखिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो जोनाथन डंकन के प्रयास से किया गया, जोनाथन डंकन से। ये क्वेश्चन बदनाम क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, आप लोग याद रखेंगे। आइए 34 नंबर क्वेश्चन, जाम ए जहानुमा पत्रिका के संपादक कौन थे। राजाराम मोहन राय थे। ये 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, देव समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। देव समाज की स्थापना जो है ना शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 36 नंबर आइए, सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष कर नहीं लगाने अथवा उपदान नहीं देने की स्थिति में सकल घरेलू उत्पाद होगा राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, राष्ट्रीय आय के बराबर होगा। आइए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार द्वारा किया जाने वाला ब्याज भुगतान किसके अंतर्गत आता है। तो ये राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है, राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 द्वारा उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए चयन का अधिकार ये भी दिया गया था, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार ये भी दिया गया था, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ये भी दिया गया था, प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये सभी अधिकार दिए गए थे 1986 के द्वारा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सही है। आइए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैर कारक आमदनी में शामिल है। तो पर्यटन शामिल है, कौन है, पर्यटन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 40 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखिए पहले ऑप्शन ए में ही आपका कृषि, ऑप्शन ए में कृषि, जो कि अधिकतर लड़का जो है गलती करता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, किस क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस क्षेत्र में दिया गया था, शांति के क्षेत्र में। ऐसा नहीं कि आप लोग कृषि मार लेंगे, इसको याद रखेंगे कि शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इसको VBI करके आप लोग याद रखेंगे। आइए 41 नंबर क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। IMF जिसको कहते हैं, जिसकी मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन, दीवान निगारा किस देश की संसद का नाम है। हमने पहले बताया था लूसेंट का जो विविध वाला भाग है उसमें जो है ना संसद से रिलेटेड सभी देश के प्रमुख जो देश है उसके संसद, उसके बाद गुप्तचर एजेंसी, इन सब चीज़ों को दिया गया, तो आप वहां से याद कर लेंगे, उससे ज़्यादा जो है ना नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग
देखिए फिर से वही क्वेश्चन पूछा गया, निगारा किस देश की संसद का नाम है? तो किस देश की? मलेशिया का, मलेशिया का। आप लोग ग्लूसेंट से इस चीज को याद कर लेंगे। आइए 43 नंबर क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया था? देखिए विश्व हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो 10 जनवरी को, और जहाँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो 14 सितंबर को करना है, 14 सितंबर को। तो यहाँ विश्व वाला पूछा जा रहा है तो 10 जनवरी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 44 नंबर क्वेश्चन, चाइनीज ग्रिप शब्द का संबंध किस खेल से? चाइनीज ग्रिप शब्द का संबंध जो है टेबल टेनिस से है। किससे है? टेबल टेनिस से है। आइए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, बेल बार्कर कप का संबंध किस खेल से? बेल बार्कर कप का संबंध जो है मुक्केबाजी से। किससे है? मुक्केबाजी से। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? इससे पहले कौन थे? 15वें वित्त आयोग के एनके सिंह थे। इससे पहले भी कौन थे? 14वां का वाई रेड्डी थे। अभी 16वां जो है ना वित्त आयोग जो है ना अरविंद पनघड़िया को जो है ना अरविंद पनघड़िया को नियुक्त किया गया 16वें वित्त आयोग को के रूप में, अरविंद पनघड़िया। अगर जहाँ 15वां भी पूछा जाएगा उसको भी आप लोग याद रखें, 15वां पूछाएगा एनके सिंह और 16वां वर्तमान में इसे नियुक्त किया अरविंद पनघड़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 47 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? पहला पनडुब्बी पर्यटन पूछा जाएगा तो कहाँ? गुजरात में, गुजरात में। आइए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? देखिए शिक्षा मंत्री पूछा जाएगा तो चंद्रशेखर यादव है। कौन है? चंद्रशेखर यादव है। आइए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितना? अनुमंडल पूछा जाएगा तो 101, परिमंडल पूछा जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष बिहार दिवस कब मनाया? तो देखिए इस बार दरोगा का भी क्वेश्चन पूछा गया था 1275 वाले में। तो प्रतिवर्ष बिहार दिवस पूछा जाएगा या फिर जल दिवस पूछा जाएगा, दोनों एक ही डेट में। कब? 22 मार्च में, दोनों 22 मार्च। वही पृथ्वी दिवस अगर जो आपको पूछा जाएगा तो 22 अप्रैल हो जाएगा। तो यहाँ पे बिहार दिवस पूछा गया है तो 22 मार्च, और जहाँ जल दिवस भी पूछा जाता तो 22 मार्च ही होता। आइए 51 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ देखिए मात्रा दिया है, दूसरी तरफ इकाई दिया है। चलिए सुमेलित करते हैं। उच्च वेग को किस में मापा जाता है? मेक में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में मापा जाता है। दाब को किस में मापा जाता है? पास्कल में मापा जाता है। ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। इस तरह से आप मिलाइए इसको, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, ऑप्शन सी में देखिए 1 2 3 4, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, 1 पिकोग्राम बराबर होता है? 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। किसे मापने में? सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। ये 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है? साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतने ही मात्रा में कम काम करने में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक कितना समय लगता है प्रकाश को पहुंचने में? ये पूछा जाता है। तो 8 मिनट लगता है। कितना? 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। तो इसमें 8 मिनट दिया है तो 8 मिनट आप मारिए। आइए 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमें हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है। हरे रंग के प्रकाश को क्या करता है? हमारी आंखों पर परावर्तित कर देता है, इसीलिए जो है हरा दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 57 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ जिसको कि अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग का किसके लिए? सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सुरक्षा के लिए। आइए 58 नंबर को, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व होता है? ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक जो है ना सिलिकॉन होता है। कौन होता है? सिलिकॉन होता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान में कैल्शियम विद्यमान है? किस पदार्थ में जो कैल्शियम विद्यमान है? तो जिप्सम में हो जाएगा। किसमें? जिप्सम में। इस ऑप्शन के अनुसार जिप्सम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? देखिए शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। 61 नंबर देखिए, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करता है? फिटकरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करता है? तो स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला
एक्वारिजा, इसको सही कर लेंगे आप, एक्वारिजा होगा यहाँ पे। एक्वारिजा मिलाकर बनाया जाता है, किससे जो है एक्वारिजा मिलकर बनाया गया है? तो नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे कि HCl कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल और HCl से मिलाकर जो है एक्वारिजा बनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? केवलर का किया जाता है। किस पे? केवलर का किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 64 देखिए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? गॉसमिर रेशम कहलाता है। क्या? गॉसमिर रेशम कहलाता है। ये 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? कौन सा रूपांतरित है? तो आलू इसमें रूपांतरित हो जाएगा। 66 नंबर देखिए, सहतूत का फल, सहतूत का फल जो है ना सोरोसिस होता है। क्या होता है? सोरोसिस होता है। सहतूत का फल सोरोसिस होता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुभिद कहते हैं। आइए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन गलत है? गलत कथन को हम लोग को चुनना है। देखिए विटामिन 12, विटामिन 12 को क्या कहते हैं? प्रति अरक्तता कारक है, सही बात है। विटामिन सी देखिए प्रति अस्कर्वी कारक है, ये भी सही बात है। विटामिन डी देखिए बंधता रोधी कारक, नहीं, बंधता रोधी कारक जो है विटामिन ई है, विटामिन ई है। तो ऑप्शन सी ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आइए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? ये पूछा जाता है। तो फुफ्फुस के द्वारा या फिर फेफड़ा के द्वारा? फुफ्फुस के द्वारा या फिर फेफड़ास के द्वारा। देखिए 70 नंबर पे आइए, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजदी है। जो किससे उपजदी है ये पूछा जाता है, जिससे, तो किससे उपजदी है? तो ये हृदय से। किससे? हृदय से। फिर से क्वेश्चन को देखिए, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजित होती है। उपजित कहाँ से उपजित होता है? तो हृदय से उपजित होता है। कहाँ से? हृदय से। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 70 नंबर तक जीएस था, 70 नंबर जीएस था, तो जीएस का हमने डिस्कशन कर दिया। मैथ रीजनिंग आप लोग बना लेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम लोग जो है ना 16 नंबर का जो है टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। 16 नंबर तक करेंगे, आज 15 नंबर तक हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 16 नंबर टेस्ट के डिस्कशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।